नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं किरण भारद्वाज। मुजफ्फर वारसी का एक शेर है, वो ये कहते हैं कि हमदर्दी अहबाब, अहबाब यानी दोस्त, यानी अपने जान पहचान के लोग। हमदर्दी अहबाब से डरता हूं मुजफ्फर, मैं जख्म तो रखता हूं, नुमाइश नहीं करता। अक्सर हम में से होता यही है ज़्यादातर लोगों के साथ कि उन्हें जब भी कोई दुख हो, दर्द हो, परेशानी हो, तो हम उसे अपने मन तक ही रखते हैं, छुपा कर रखते हैं, क्योंकि अक्सर ये लगता है कि कहीं हम दूसरों को बताएंगे तो इसका मजाक तो नहीं बनाया जाएगा, कहीं समाज में मुझे कमज़ोर तो नहीं समझा जाएगा। 10 अक्टूबर दुनिया भर में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज जाहिर सी बात है, इस कार्यक्रम को हम क्यों कर रहे हैं, कम से कम टोटल हेल्थ के दर्शकों को ये बताने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर बात करें मानसिक समस्याओं की, तो आंकड़े ये बताते हैं कि विश्व भर में जो मानसिक समस्याओं की शुरुआत होती है, ज्यादातर मामलों में वो होती है 14 वर्ष की उम्र से पहले ही। 50% ऐसे लोग हैं जिनमें इसकी शुरुआत कम उम्र से ही हो जाती है। तकरीबन बच्चों और अगर किशोरों की बात की जाए तो 20% में किसी न किसी तरह की मानसिक समस्या देखी जाती है। जब भी कोई दुर्घटना होती है या कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो खास तौर पर बात होती है फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा की। लेकिन क्या फर्स्ट एड जरूरी है अगर बात की जाए मानसिक बीमारियों की, या फिर मानसिक स्थिति ऐसी हो जाए जिसमें व्यक्ति को जरूरत पड़े फर्स्ट एड की, और खास तौर पर साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड की? क्योंकि ये थीम है इस बार के विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का। जरूरी बात यह है कि जब हमारे मन की कोई बात ऐसी है जो हमें चुभ रही है, जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रही है, तो क्या हम किसी से कहें या ना कहें। रहीम ने हालांकि कहा था, मन ही राखे गोए, सुन अठले ही लोग सब, बांट न ले है कोई। और अगर बांटना चाहें तो आंकड़े बहुत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि बांटने के लिए अगर प्रोफेशनल्स की बात करें तो 4 लाख की आबादी पर सिर्फ एक साइकियाट्रिस्ट उपलब्ध है। तो करें क्या, और ये फर्स्ट एड मिले कैसे? बहुत जरूरत है ये समझने की कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य, जिसके बारे में हमारा ध्यान अक्सर नहीं जाता, हम जो भी मानसिक रूप से अगर किसी तरह से परेशान है तो उसको अक्सर उसके हाल पर छोड़ देते हैं या उसका मजाक बनाते हैं। एक अभिशाप, एक कलंक के तौर पर माना जाता है कोई भी मानसिक रोग। क्योंकि विशेषज्ञ ये भी बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को मानसिक रोग होता है तो विशेषज्ञों के पास जाने से हिचकिचाता है। लेकिन अगर एक बड़े हिस्से की बात की जाए जिन्हें बहुत ज्यादा गंभीर समस्या तो नहीं है, लेकिन छोटी छोटी समस्याएं हो रही हैं, समस्या की शुरुआत अभी हुई है, तो बहुत जरूरी होता है कि किसी से भी बात की जाए जिससे उस समस्या को बढ़ने से रोका जा सके। साथ ही ये भी जानेंगे कि किस तरह से अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर किया जा सकता है। ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज विशेषज्ञ मौजूद हैं। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये समझते हैं कि दरअसल क्यों होती है किसी भी व्यक्ति को मानसिक समस्याएं, और क्या प्रभाव होता है जब कोई व्यक्ति किसी मानसिक समस्या की चपेट में हो। मानसिक समस्याएं आज लगभग सभी को प्रभावित कर रही हैं। न सिर्फ मानसिक समस्याओं के मामले बढ़ रहे हैं, बल्कि हर उम्र के लोगों पर इसका प्रभाव नजर आने लगा है, जिसके लिए कई तरह के कारक जिम्मेदार हैं। काम का बढ़ता बोझ, अत्यधिक तनाव, रिश्तों में अनबन या किसी तरह की दुर्घटना, ऐसे कई कारक हैं जो मानसिक समस्या का कारण बन सकते हैं। मानसिक समस्या होने पर बड़ी परेशानी होती है कि इसकी पहचान देर से होती है, और अगर पता चल भी जाए तो लोग डॉक्टर के पास जाने से हिचकिचाते हैं। लेकिन लापरवाही करना स्थिति की गंभीरता को बढ़ा सकता है। किसी भी मानसिक समस्या का सही इलाज करवाना जरूरी है। आज के दौर में अपने स्वास्थ्य को लेकर सभी को चिंता रहती है। सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं और स्वस्थ रहने के लिए कई तरह के प्रयास भी करते हैं। लेकिन ये समझने की जरूरत है कि सेहतमंद रहने के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से स्वस्थ रहना जरूरी है, क्योंकि हमारी सोच, मनोदशा और मानसिक स्थिति का प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसलिए अपने शरीर की देखभाल के साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना आवश्यक है। और मानसिक समस्याओं से बचाव के लिए अपने मानसिक स्वास्थ्य की सही देखभाल करें, जिससे आपका संपूर्ण स्वास्थ्य संभव हो सके। किरण भारद्वाज, टोटल हेल्थ।
कतील शिफाई कहते हैं, अच्छा हुआ काम आ गई दीवानगी अपनी, वरना हम जमाने भर को समझाने कहाँ जाते। काम के लिए, जिंदगी जीने के लिए दीवानगी जरूरी है, लेकिन ये दीवानगी रोग तो नहीं है। हमारे आसपास कोई व्यक्ति ऐसे लक्षणों के साथ जी तो नहीं रहा है। हमें क्या करना है? क्या हम उसके लिए कोई प्राथमिक उपचार बन सकते हैं? क्या हम कुछ कर सकते हैं? बहुत विस्तार से आज समझेंगे विशेषज्ञों से। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञों का खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ हैं डॉक्टर ऋषि, आप हेड हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी फ्रॉम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। डॉक्टर राजेश सागर, प्रोफेसर साइकेट्री फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। डॉक्टर निमेश देसाई, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज। और हमारे साथ स्टूडियो में हैं राजेश कुमार जी, योगाचार्य, जो खास तौर पर बात करेंगे कि मानसिक स्थिति को और मेंटल हेल्थ को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है योग और ध्यान के माध्यम से। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर निमेश देसाई, आपसे हम ये समझने की कोशिश करें, मानसिक स्वास्थ्य की जब भी बात आती है उसके महत्व को अगर हम समझें, कितना जरूरी है? क्योंकि चिंता तो हमारी हमेशा शरीर को लेकर ही रहती है। हम सब याद करें, स्कूल में निबंध लिखाया जाता था हमसे, साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। तो बहुत सारे प्रणालीगत सोच में बॉडी और माइंड का जो रिश्ता है वो आसानी से माना गया है। सामाजिक रूप से हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड एक आम विषय माना गया है। लेकिन बदनसीबी से, जैसे आपने सही कहा, जब बीमारियों की बात आती है, स्वास्थ्य को संभालने की बात आती है, तो हम शारीरिक स्वास्थ्य पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, मानसिक स्वास्थ्य पे ध्यान कम देते हैं। और पाश्चात्य देशों में ये कुछ दशकों पहले समझा जाने लगा। हमारे देशों में, दक्षिण एशिया में, अफ्रीका में ये अभी भी थोड़ा देर से हो रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1974 में कह दिया था फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ, तीनों रूप में। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है हर बार, इसीलिए कि जागरूकता और चेतना और हमारा दिमाग जो है वो खुले अपनी मानसिकता के बारे में। मानसिकता का एहसास और एहसास की मानसिकता दोनों मायने रखते हैं। इस साल जो थीम है 2 पार्ट में, वो है साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड और डिग्निटी इन मेंटल हेल्थ केयर। तो पहले साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड की अगर बात करें, 30-40 साल पहले अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों के बाहर कहीं अगर किसी को चोट लग जाए, अगर कुछ थोड़ी सी इंजरी हो जाए, तो अफरा तफरी हो जाती थी, क्योंकि हल्दी की पट्टी लगेगी, क्या होगा, ये सब सोचा नहीं गया था। फिर होने लगा वो एक सफेद सा बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स, जिसमें एक लाल क्रॉस होता था, लाल अक्षरों में लिख दिया जाता फर्स्ट एड बॉक्स जी। पिछले 20-30 सालों में ये ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म हो गया कि हम फर्स्ट एड बॉक्स हर जगह पाएंगे। बदनसीबी से हमारी मानव अस्तित्व की स्थिति अब ये हो गई 21वीं सदी में कि उतनी जरूरत है हमें साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड बॉक्स की जी। इमोशनल या साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड बॉक्स, लेकिन ये किसी बॉक्स के रूप में नहीं मिलेगा, ये मिलेगा हमारी भावनाओं के रूप में, यहां से, दिल से, ठीक अगर करना हो जी। और उस बॉक्स के एलिमेंट्स क्या क्या होने चाहिए, इस पर विस्तार से हम लोग बात करेंगे। डॉक्टर राजेश सागर, अगर आंकड़े देखें तो जो जाहिर सी बात सामने आ रही है कि जितने लोगों को मानसिक रोग होते हैं, जो कि इंटाइटल्ड हैं, अंडरलाइन कर दिया जाए गंभीर बीमारी है, उसमें से भी 80% लोग ऐसे हैं लगभग जो विशेषज्ञों के पास नहीं जाते या जिन्हें सही इलाज नहीं मिलता। उसके अलावा एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिन्हें कोई बहुत गंभीर बीमारी तो नहीं है, लेकिन छोटे छोटे मामले जो देखे गए कि सुसाइड केसेस सामने आए या फिर रोड रेज, लड़ाई झगड़े और इस तरह के बहुत सारे खबरें आती रहती हैं। तो क्या जो इसकी गंभीरता है आने वाले समय के लिए, इसको किस तरह से देखते हैं आप विशेषज्ञ के तौर पर, और क्यों जरूरी होगा अभी से ही इस पर बहुत ज्यादा इफेक्टिवली काम करना, या फिर ये देखना कि इस समस्या को बढ़ने से रोका जा सके? नहीं, बहुत सही कहा किरण जी आपने कि एक तो ये है कि समस्या बहुत ज़्यादा है, और अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों पे जाएं तो ये कहते हैं कि 1 in 4 का है, और हमारे देश में भी कहें तो 1-10 में से 1 व्यक्ति को समस्या हो सकती है। तो ये देखें तो ये समस्या बहुत ज़्यादा है, और ये और उसके अलावा बहुत ज़रूरी बात यह है समझना कि जो भी व्यक्ति जो एक प्राइमरी केयर डॉक्टर के पास जाता है या जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाता है,
तो उसमें देखा गया है कि 1/3 जो है लोग जो है वो मानसिक रोग से ग्रस्त है। मैं सिम्टम्स की बात नहीं कर रहा, वो मानसिक रोग से ग्रस्त है। तो कहने का मतलब है कि ये समस्या जो है बहुत ज्यादा है। उसके अलावा एक जो WHO की डिसेबिलिटी जो स्टडी है उसमें कहा गया है कि जो बर्डन है मेंटल इलनेस का बहुत ज्यादा है। अगर हम सारे आंकड़े देखें तो 2020 में अगर नंबर 2 पे जैसे डिप्रेशन को कहा गया है और 10 में से 3 या 4 जो कंडीशंस हैं वो साइकियाट्रिक कंडीशंस हैं। उसके अलावा भी जो कंडीशन है जैसे इंजरी, उसमें भी काफी हद तक मानसिक स्वास्थ्य का संबंध है। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत सारी ये मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। उसके अलावा जो प्रॉब्लम और भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि एक तो हमारा प्रोफेशनल्स बहुत कम है, चाहे वो साइकियाट्रिस्ट हो या साइकोलॉजिस्ट हो। उसके अलावा अगर है भी नंबर तो वो केंद्रित है शहरों के अंदर, मेट्रोपॉलिटन में, तो वो उनका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके अलावा एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो मानसिक स्वास्थ्य से भिन्न करता है फिजिकल हेल्थ से, वो ये है कि इसके साथ स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन जुड़ा हुआ है। स्टिग्मा की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो आना नहीं चाहते और उनको वो कई बार सवाल होता है कि हम कैसे लेकर आए उसको, परिवार में इसको प्रॉब्लम है, ये गुस्सा करता है मगर वो आना नहीं चाहता। जो कि ये बात जो है जिस व्यक्ति को पेट में दर्द है या शरीर में दर्द है तो वो उसको आने में कोई दिक्कत नहीं है, उसको लाया जा सकता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को और डिस्क्रिमिनेशन भी है, उनका ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन होता है और बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है कि हमें अगर ये समस्या है, कुछ ऐसी बीमारियां हैं, उन्हें नहीं पता कि हम उनको किसके पास जाना है। तो वो इसीलिए क्या करते हैं, इन सब की वजह से वो फेथ हीलर के पास जाते हैं, इधर जाते हैं, वो प्रॉपर जो हेल्प है जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अवेयरनेस क्रिएट करना। एक शब्द जो यूज करते हैं प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ। कहने का मतलब आसपास जो वातावरण है आप उसको ऐसा क्रिएट करें या जो चीजों को ऐसा करें कि व्यक्ति जो है उसको एक शब्द और इस्तेमाल करते हैं, एम्पावरमेंट। कहने का मतलब है अगर मुझे ये प्रॉब्लम है तो मैं डॉक्टर के पास जाऊं या मैं सलाह लूं। ये जरूरी है कि अगर प्रॉब्लम है तो कैसे अपने आप को जो है कहें, उसको व्यक्त करें, तभी उसको हेल्प की मिल सकती है। जी बिल्कुल डॉक्टर ऋषि, ये बात जो डॉक्टर सागर ने कही है कि विशेषज्ञ के पास ना पहुंच पाना, इसका एक बड़ा जो इसके पीछे फैक्टर माना जाए कि स्टिग्मा है लोगों में कि अगर सभी को पता चल गया तो लोग क्या कहेंगे शायद। इसके अलावा एक जो बात आई कि लक्षण की, अगर किसी को पेट में दर्द होता है, बुखार होता है तो लक्षण जो है बहुत ऑब्वियस होते हैं, सभी को पता चला कि प्रॉब्लम हो रही है तो तुरंत विशेषज्ञ के पास जाएंगे। लेकिन अगर बात की जाए मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की, तो क्या इसके लक्षणों को पहचानना या व्यक्ति को खुद पता चलना कि शायद समस्या की शुरुआत हो गई है या समस्या बढ़ रही है, आपको लगता है कि कुछ मुश्किल है? पहले तो मैं शुरू करूंगी डॉक्टर सागर की बात से। जैसा कि इन्होंने बताया कि बहुत सारे लोगों को ये मालूम ही नहीं होता है कि वो मानसिक रोग से पीड़ित हैं। तो बहुत सारा रिसर्च में ये देखा गया है और कि 80% ट्रीटमेंट गैप है, यानी कि 80% लोग ऐसे हैं हमारे देश में जो कि कभी मेंटल हेल्थ सर्विसेज को एक्सेस ही नहीं करते हैं, कभी अपने इलाज के लिए डॉक्टर के पास जा ही नहीं रहे होते हैं। तो जैसा कि आपने बोला कि स्टिग्मा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। हमने जो रिसर्च किया था इभास में, जब मैं उस वक्त थी डॉक्टर देसाई के साथ, हमने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया था, उसमें हमने ये देखा था कि स्टिग्मा तो बहुत बाद में आता है मैडम। सबसे पहले तो ये है कि अवेयरनेस नहीं है लोगों में और नेग्लिजेंस बहुत है। इंडियंस में अपनी फिजिकल इलनेस को लेकर ही हम में इतनी नेग्लिजेंस होती है कि बुखार हुआ, कोई भी बुखार मतलब सिम्टम किसी भी वजह से हो सकता है, बस हमने पैरासिटामोल ले लिया, कहानी खत्म। तो उसी तरह से मानसिक रोग का भी वही हाल है कि हम लोग निग्लेक्ट करते हैं। अब आपने बात पूछी मुझसे सिम्टम्स की कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण है पेशेंट को खुद से पहचानना और परिवार वालों को ये पहचानना कि अगर ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों से जो इंसान है उसको सोने में मुश्किल हो रही है, उसका एपिटाइट डिस्टर्ब है, भूख या तो बहुत ज्यादा लग रही है या बहुत कम लग रही है, डिस्टर्ब स्लीप है, रात में आंख खुल जाती है तो दोबारा नींद नहीं आती, या सुबह में जग कर वो बहुत फ्रेश फील नहीं कर रहे हैं, मन बुझा बुझा सा रहता है या बहुत चिड़चिड़ा रहता है, बहुत लो लेवल ऑफ एनर्जी है, जिन चीजों में आप पहले इंटरेस्ट लेते थे अब आप उन चीजों में इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हैं, तो इस तरह की बहुत ज्यादा घबराहट है, बेचैनी है। इन सब लक्षणों की वजह से अगर आपकी रोज की दिनचर्या पर कोई प्रभाव पड़ता है, यानी कि आपका डेली रूटीन डिस्टर्ब होता है, तो हमको सतर्क हो जाना चाहिए और जाकर डॉक्टर से यानी कि साइकियाट्रिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। फिर वो डिसाइड करेंगे कि किस तरह का इंटरवेंशन की उनको जरूरत है, क्या दवाई की जरूरत है,
या काउंसलिंग या साइकोथेरेपी की भी जरूरत है, या फिर दोनों की जरूरत है? जी, ये जो लक्षण आपने बताए बड़े महत्वपूर्ण है समझने, और सबको ध्यान में रखना चाहिए। हालांकि एक लाइटर नोट पर अगर कहें तो ये लक्षण असल में शायरों ने कुछ और चीज़ों के भी बताए हैं, वो इसे कुछ दिल की बीमारी से यानी मोहब्बत से, इश्क से जोड़ते हैं। लेकिन खैर गंभीर बात करते हैं। अब राजेश जी जो हमारे योगाचार्य हमारे साथ हैं, ये जो बात अभी डॉक्टर ऋषि ने जो बात कही, आजकल युवाओं की भी अगर खासतौर पर अगर हम बात करें तो उनमें अनिद्रा, तनाव, घबराहट, इस तरह के लक्षण बहुत देखे जाते हैं। प्रेशर भी बहुत है, पढ़ाई का भी है, करियर बनाने का भी है। हम चाहेंगे कि कुछ आप क्रियाएं एक एक करके बताते चलें। सबसे पहले अगर हम योग की कुछ क्रियाएं अगर समझना चाहें जो सभी दर्शकों के लिए हों, क्या होंगी? देखिए, तनाव को कम करने के लिए योग में शवासन एक बहुत अच्छा आसन है, तो मैं करके दिखाता हूँ आपको। शवासन आप करेंगे इस प्रकार से, आप पीठ के बल लेटेंगे, एड़ी पंजे में फासला रखेंगे, आप दोनों भुजाएं आपके शरीर से थोड़ी दूरी पर होंगी और हथेलियां आपके आकाश की हो। संपूर्ण शरीर आपने बिल्कुल ढीला छोड़ना है और इस संपूर्ण ढीले शरीर का आपने अब मानसिक अवलोकन करना है। धीरे धीरे आप सांस भरते हुए पैरों के पंजे से ऊपर जाएंगे, शरीर के एक एक अंगों का मानसिक अवलोकन करते जाएंगे। इसी प्रकार आप सांस छोड़ते हुए सर की चोटी से लेकर नीचे की ओर आएंगे, शरीर के एक एक अंगों का मानसिक अवलोकन करते जाएंगे। इस प्रकार आपका शरीर का एक एक अंग शिथिल हो जाएगा और आपका जो तनाव है वो कम होगा। तनाव को कम करने के लिए बहुत ही प्रभावशाली है ये शवासन। कम से कम 5 मिनट इसका अभ्यास आप करें। ध्यान आपका आपके श्वसन क्रिया पर, पूरा शरीर आपका ढीला, इस पूरे ढीले शरीर का मानसिक अवलोकन आप करते जाएं। इसकी कोई समय सीमा है, कितनी देर तक करना है, या कम से कम 5 मिनट अवश्य करें? और कभी भी कर सकते हैं? हाँ, कभी भी कर सकते। जब आप ऐसे फील करें जैसे आपको तनाव हो रहा है, स्ट्रेस हो गया, तनाव है, काफी चिंता आप कर रहे हैं, कोई भय हो रहा है, शंका हो रही है माइंड में, तो तुरंत आप पीठ के बल लेट के इसका अभ्यास करें। इसमें कोई सावधानी बरतने की कोई जरूरत होती है किसी तरह की? इसमें सिर्फ ये है कि आपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ना है, कहीं कोई तनाव नहीं होगा। और शरीर बिल्कुल ढीला करने पर आप शरीर का मानसिक अवलोकन करेंगे। जी, सांस भरते हुए पैरों के पंजे से लेकर सर की चोटी तक, और सांस छोड़ते हुए सर की चोटी से लेकर पैरों के पंजों तक। ठीक है राजेश जी, आपके पास फिर लौटेंगे और कुछ और क्रियाएं आपसे समझेंगे। डॉक्टर निमेश देसाई, अगर जो गंभीरता है स्थिति की, हमने ये देखा कि तकरीबन हर वर्ग के लोगों में, हर आयु के लोगों में मानसिक समस्याएं नजर आ रही हैं। आंकड़े ये कहते हैं कि लगभग 10% गर्भवती महिलाएं और लगभग 12 से 13% वो महिलाएं जिनके अभी अभी डिलीवरी हुई है या चाइल्ड बर्थ हुआ है, उनको प्राइमरी डिप्रेशन उनमें देखा जाता है। इस समस्या को कैसे देखें? क्या कारण आप समझते हैं कि इस स्थिति में या किसी और स्थिति में किसी व्यक्ति को डिप्रेशन या कोई दूसरी मानसिक समस्या हो सकती है? जैसे डॉक्टर राजेश सागर ने बताया था, विश्व भर में आंकड़े हैं 4 में से 1 व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार हो। हमारे देश के आंकड़े सदनसीबी से अभी थोड़े कम हैं, काफी हद तक कम है। 10 में से 1 व्यक्ति को ऐसी बीमारी हो जिसमें इलाज की जरूरत हो, इलाज का फायदा हो। तो ये एक अच्छी खबर सबसे पहले हम ये हमारे श्रोताओं से शेयर कर रहे हैं कि भारतवर्ष में और दक्षिण एशिया में मानसिक बीमारियों की तादाद अभी भी दूसरे मुल्कों के मुकाबले कम है। अगर हम चाहें इस पे कंट्रोल पा सकते हैं, अभी भी रोकथाम कर सकते हैं। लेकिन जो आपने बात कही और डॉक्टर ऋषि और डॉक्टर राजेश सागर ने कही, वो भी बिल्कुल सच है। गर्भवती महिलाएं हो, गर्भ के बाद जो स्थिति होती है वो हो, कोई भी वल्नरेबल ग्रुप हो, वहां मानसिक बीमारी की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। मैं यहां 2-4 मुद्दे ये कहना चाहूंगा कि विशेषज्ञों की कमी है, यकीनन, निर्विवाद। लेकिन विशेषज्ञों की कमी होने को शायद हम अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं बजाय वीकनेस के। जो फैमिली डॉक्टर्स हैं, जैसे डॉक्टर राजेश सागर ने कहा, जो काउंसलर्स हैं, जो समाज में इंटरनल स्ट्रेंथ है, उसको हम अगर बढ़ावा दें, क्योंकि मानसिक बीमारियों को और मानसिक तकलीफों को अगर स्पेक्ट्रम के रूप में समझें तो एक एंड पे तो हुआ सबसे ज्यादा सीवियर मानसिक बीमारी जहां विशेषज्ञों की जरूरत रहेगी, यकीनन।
मानसिक बीमारी होने से पहले की जो स्थिति है, विषाद, रोजमर्रा की परेशानी, टेंशन, तनाव, वहां शायद विशेषज्ञों की जरूरत ना हो। काउंसलर्स, बहुत सारे और जो सांस्कृतिक और सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, योग के 10 या 15 प्रकार, 20 प्रकार जो प्रचलित हैं, और बहुत सारी और ऑल्टरनेटिव मेथड जो हीलिंग है, उससे एक कदम नीचे जाएं, जो साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड की नीड है। हम में से कोई भी अगर टेम्पररी रूप में परेशान है, तो जैसे हमने शुरू में कहा, फिजिकल फर्स्ट एड क्यों होती, कि वो घाव नासूर न बन जाए, शरीर का वो घाव नासूर न बन जाए। वो प्रयोजन था फर्स्ट एड का। अब सोचें, अगर मानसिक घाव नासूर बन जाए तो बीमारी या उससे भी गंभीर कॉम्प्लिकेशंस में पहुंचेगा। तो वहां कतई विशेषज्ञों की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट कि वो सुपरवाइज करें, टेक्निकल ट्रेनिंग दे दें उन व्यक्तियों की समाज में जो साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं। ये कहना बहुत जरूरी है कि साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड या सोशल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट के लिए विशेषज्ञों की जरूरत बहुत कम है, एक्सेप्ट फॉर दी बैकअप एक्सपर्टीज। एक बात और कहना चाहूंगा, ट्रेडिशनल और पॉपुलर विजडम जो अपने दादा दादी, नानी, फूफियों से सुना, उसको अगर हम आधुनिक विज्ञान से जोड़ सकें, हाँ, कुछ ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हम बना सकें कि ये जो साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड है, रोजमर्रा की समस्या है, उनका हल हो जाए वहीं पर समाज में, बजाय इसके कि विशेषज्ञों तक आना पड़े। बिल्कुल जी। डॉक्टर ऋषि, आपसे हम ये समझना चाहेंगे, ये तो हमने समझा कि हालात क्या हैं। एक बात ये बताइए कि क्या ऐसा भी है कि किसी व्यक्ति को मानसिक रोग हो ही नहीं, या हम में से किसी को भी मानसिक रोग हो सकता है? क्योंकि अमूमन लोग समझते हैं, जिस तरह से शारीरिक बीमारियों में भी, कि ये बीमारी किसी और को होती होगी, मुझे नहीं होगी। बहुत अच्छी बात पे डिस्कस कर रहे हैं आप। अक्सर ये देखा जाता है कि हमारे समाज में बहुत सारी संख्या में ऐसे लोग हैं जो कि तनाव से पीड़ित हैं, मतलब कि सिंड्रोमल नहीं है। अगर वो हॉस्पिटल में जाएंगे, उनकी जांच करेंगे, तो देखा जाएगा कि कोई साइकियाट्रिक डिसऑर्डर नहीं है, जिसको लोग स्टिग्मा की वजह से शायद जाने से बचते भी हैं। तो उस तनाव को कैसे कंट्रोल किया जाए, एक तो वो पहलू है इस चीज का। दूसरी, मानसिक रोग महिलाओं को भी होता है, पुरुषों को भी होता है, बच्चों को भी होता है और बूढ़ों को भी होता है, गरीबों को भी होता है, अमीरों को भी होता है। तो कोई भी पीड़ित हो सकता है। पर पेशेंट के अपने खुद से या परिवार के लिए समझना कई बार मुश्किल होता है कि ये मानसिक रोग है या नहीं। तो उस अवस्था में बहुत जरूरी है कि हम चिकित्सक को संपर्क करें, हम किसी भी साइकियाट्रिस्ट को संपर्क करें और वहां पर आइडेंटिफाई करवाएं कि हमको मेंटल इलनेस है कि नहीं। यानी कोई भी इससे बचा नहीं है, मतलब ये किसी को भी हो सकता है। डॉक्टर राजेश, बिल्कुल, ये हमको भी हो सकता है, भाई ये डॉक्टर्स को भी हो सकता है। इम्यूनिटी किसी को भी नहीं है, कोई ये सोचे कि मुझे नहीं होगा। यहाँ कहना एक बड़ा जरूरी है कि 50-100 साल पहले तक समाज यही गलती करता रहा है जो आज आप सवाल उठा रहे हैं। समाज ये मानता रहा कि कुछ लोगों को मानसिक बीमारी होती है तो उनको पागल खानों में बंद कर दो आजीवन, तो बाकी समाज सुरक्षित रहेगा। जैसे इन्फेक्शियस डिजीजेस में होता था कि ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रेसी के मरीजों को सैनिटोरियम में अलग रख दो तो बीमारी समाज में फैलेगी नहीं, समाज की रक्षा के लिए। वही और उससे भी ज्यादा तिरस्कृत नजरिए से मानसिक रोगियों को रख दिया जाता था पागल खाने में जो उस वक्त होते थे। ये सरासर गलत है। ये किसी समूह की या किसी और वर्ग की बात नहीं है। मानसिक बीमारी हम सब की बात है। जी डॉक्टर निमिष देसाई, एक छोटी सी बात ये भी है, हमारे एक दर्शक हैं ओमकार कोसे, उन्होंने एक बात और जोड़ी, एक सवाल भेजा उन्होंने ईमेल के माध्यम से कि अभी जो आपने बात कही कि अलग कर दो, झाड़ फूंक और इस तरह से कहीं चेन करके रखना, वो भी शायद आप एड्रेस करना चाहेंगे। ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा 20-30 साल पहले, 40 साल पहले ये पहचाना जाने लगा। और ये संक्षेप में कह दें, विश्व समाज में और हमारे कुछ समाजों में अभी भी बहुत ज्यादा हो रहा है, जो मानसिक रोगी है या किसी भी प्रकार से विकलांग व्यक्ति है, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, मानसिक बीमारी हो, मंदबुद्धित्व हो, सेरेब्रल पॉल्सी हो, ऑटिज्म हो, जो ब्रेन और माइंड से संबंधित तकलीफें हैं, क्योंकि व्यक्ति अपनी बात बता नहीं पाता है, क्योंकि वो अपने हक के लिए लड़ नहीं पाता है, एक्टिव और पैसिव वायलेशन उसके ह्यूमन राइट्स का बहुत होता है। शारीरिक रूप से, यौन शोषण और बहुत सारे और।
तो मानव अधिकार जी, हर डिसएम्पावर्ड ग्रुप के, हर वो ग्रुप जो अपनी बात नहीं सामने रख सकता, उनके मानवाधिकारों का एसर्शन करना हम सबका धर्म है। जो डॉक्टर राजेश सागर ने बात कही थी एम्पावरमेंट की, सशक्तिकरण जी, मानसिक रोगी या कोई भी विकलांग व्यक्ति हो उसका सशक्तिकरण करना समाज के हर अंग का फर्ज है, सरकार का फर्ज है। जी। डॉक्टर राजेश सागर, एक जो बात आई कि सही समय पर विशेषज्ञ के पास पहुंचा जाए तो बीमारी को कंट्रोल भी किया जा सकता है और शायद उसका बेटर मैनेजमेंट हो सकता है। जब भी किसी चोट या दुर्घटना की बात होती है तो उसमें एक गोल्डन आवर की बात आती है कि जल्द से जल्द पहुंचे। तो इसके लिए अगर मानसिक रोग या मानसिक समस्याओं की बात की जाए, जब से लक्षण आने लगते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर बहुत ऑब्वियस या बहुत ऐसे लक्षण नहीं होते कि पेट में दर्द हुआ तो डॉक्टर के पास गए, तो इसके लिए गोल्डन पीरियड क्या होगा और किसी भी व्यक्ति के पास कितना समय होता है? नहीं, बहुत सही कहा। जैसे चर्चा कर रहे हैं, जो विषय है जो इस वक्त साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड, और उसको थोड़ा सा इलाबोरेट करूंगा। साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड के अलावा मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड की भी बात हो रही है, दोनों में फर्क है असल में। साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड जो WHO ने जैसे कहा कि जहां पे क्राइसिस होती है या डिजास्टर सिचुएशंस होती हैं, वहां पे ह्यूमेन तरीके से आप किसी की सहायता करें, तो वो एक साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड है, उसके डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं। तो वो एक स्पेसिफिक स्थिति के लिए था जहां पे क्राइसिस होती है। अब जो चीज उठ के आ रही है कि आप, वो तो एक तरफ है, बट जो मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड है उसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति जिसको डेवलप कर रहा है मेंटल इलनेस और जो मेंटल हेल्थ क्राइसिस में है। अब उदाहरण के तौर पे, अब जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है, आप जहां काम कर रहे हैं, सडनली आपको लगा कि एक व्यक्ति बहुत वायलेंट हो गया, तो उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? और जो व्यक्ति जो है सुसाइडल हो गया या उसके वो ऐसे दर्शा रहा है, उस स्थिति में क्या कर सकते हैं? तो फर्स्ट एड का जो प्रिंसिपल है वो यही है कि जैसे चर्चा हो रही थी कि आप जो है उसी वक्त आप वो देंगे जो है प्राथमिक चिकित्सा, और कोई भी उसको दे सकता है। इसमें बहुत जरूरी बात है कि कहीं पे भी उसको अस्पताल ले जाने में भी उसको वक्त लगेगा, और ये देखा गया है कि जो मानसिक प्रॉब्लम्स हैं उसको अस्पताल में वो जाना नहीं चाहते, प्रोफेशनल हेल्प लेना नहीं चाहते, तो कोई भी व्यक्ति दे सकता है, उसी वक्त देना और तुरंत देना है। और वो जो, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया और हम क्या करते हैं, हम उसको पट्टी बांधते हैं या खून बंद करते हैं, और वो जो चिकित्सा है वो प्री हॉस्पिटल केयर वो देते हैं, वही चीज हम जो है मेंटल हेल्थ में भी कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि कहीं पे भी किसी व्यक्ति कोई भी ऐसा व्यवहार कर सकता है। तो एक तो उसमें भी 5 प्रिंसिपल हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक तो हमें खुद अप्रोच करना है, ये नहीं कि हम पीछे हटकर उसको देखते रहें, और हमें खुद अप्रोच करना है, उसको असिस्ट करना है और उसको असेस करना है, जो कोई भी कर सकता है। दूसरा, उसको सुनना है, लिसनिंग नॉन जजमेंटली, उसको सुनना एक बहुत बड़ी कला है जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तीसरी चीज, उसको आप ये कह सकते हैं कि आपको कोई जो उसको इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे उदाहरण के तौर पे कई व्यक्तियों को मालूम नहीं होता कि उसको आप किस अस्पताल में जाना है, उनको जानकारी नहीं होती, तो प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हेल्पिंग द पर्सन। फिर उसको उसकी जो सेल्फ हेल्प है वो भी उसको एनकरेज करना है। तो जैसे कोई बहुत सारी चीजें लाइफस्टाइल की जिसकी चर्चा करेंगे, तो वो चीजें जो है फर्स्ट एड, मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड की, थोड़ा सा हम उस कॉन्सेप्ट को ब्रॉड कर हम मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड की जब बात करते हैं तो ये सब की जा सकती हैं, और ये देखा गया है कि उसको कोई भी कर सकता है। थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत है, अगर नहीं भी है तो हमें एक तरह की जो अप्रोच है, जो मानवीयता की जो अप्रोच है वही करनी है, जो हम करते हैं, लेकिन कभी कभी और इसको सक्षम तरीके से किया जाए तो काफी हद तक इस प्रॉब्लम पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। फिर प्रोफेशनल हेल्प जब मिलेगी तो उसको पुश कर सकते हैं प्रोफेशनल हेल्प के लिए। इसी प्राथमिक उपचार यानी मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड की कुछ और बातें भी करेंगे, साथ ही कुछ प्राणायाम भी समझने की कोशिश करेंगे अपने योगाचार्य से। आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य के विषय में। ये चर्चा जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। Now the National News Channel of India, live on your mobile phone. Get the news on the go. Watch top videos, get the latest news and continuous news on your mobile phone. Download DD News app now. Visit the Android Play Store, search for DD News, download the app to your phone. Get the power of information at your fingertips. DD News. Only news, complete news.
ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। क्या समस्याएं होती हैं और कैसे उन्हें पहचाना जा सकता है, ये हम विशेषज्ञों से जान चुके हैं। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए ये कहा जाता है कि योग और प्राणायाम का विशेष महत्व है। तो जानते हैं राजेश कुमार योगाचार्य से कि किस तरह के प्राणायाम या श्वसन क्रियाएं करके अपने मानसिक स्वास्थ्य को आप बेहतर कर सकते हैं। राजेश जी, आप गहरे लंबे सांसों का अभ्यास मन को स्वस्थ करने के लिए सबसे प्रभावशाली क्रिया है। अत्यंत प्रभावशाली और अत्यंत सरल क्रिया है गहरे लंबे सांसों का अभ्यास। आंखें बंद करके आप किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठेंगे और ध्यान अपनी श्वसन क्रिया पे ले जाएंगे। जब आप ध्यान अपनी श्वसन क्रिया पे ले जाएंगे तो श्वासों की 4 अवस्थाओं से आप परिचित होंगे। वो 4 अवस्थाएं क्या हैं? धीरे धीरे श्वास का बाहर निकलना, फिर एक क्षण रुकना, धीरे धीरे श्वास का भरना और फिर एक क्षण रुकना। इन्हीं 4 अवस्थाओं को आपने बढ़ाना है। आपने धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। सामान्य से थोड़ा ज़्यादा श्वास आप छोड़ें। इसी प्रकार धीरे धीरे श्वास भरना प्रारंभ करें। सामान्य से थोड़ा गहरा लंबा श्वास भरें। ध्यान आपका सांसों पर रहे। मन को सांसों को देखने का कार्य सौंप दें। मन को क्रिया में तल्लीन कर दें। राजेश जी, ये जो क्रिया है, खास तौर पर श्वसन क्रियाएं कोई भी होती हैं, किस समय करना बेहतर होगा और क्या खाना खाने के कितने समय बाद करें और कितनी देर तक की जाए? देखिए, प्राणायाम का अभ्यास आपका सुबह का होना चाहिए, मॉर्निंग में, जब ऑक्सीजन ज़्यादा रहती है। और किसी अगर पार्क में जाके कर सकें तो अति उत्तम होगा। सबसे पहले आप पार्क में जाके किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठ के इसी प्रकार जो बताया गया आपको गहरे लंबे सांसों का अभ्यास करें। ये प्राणायाम का आधार माना गया है। जो ये 4 अवस्थाएं हैं, देखिए हमारा ध्यान श्वसन क्रिया पे जाता ही नहीं है, निरंतर चलने वाली क्रिया है ये। और आप समझे कि जब रुक जाती है तो क्या होता है, ठीक है, जीवन समाप्त हो जाता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात राजेश जी आप कह रहे हैं। एक चीज आपसे छोटी सी और यही पूछना चाहेंगे, जो लोग पार्क में न जा पाए, ऐसी जगहों पर रहते हो जहां पार्क बहुत दूर हो, तो क्या वो अपने घरों में, कमरे में भी क्या ये प्राणायाम कर सकते हैं? हाँ, आप अपने बरामदे में ये प्राणायाम कर सकते हैं जहाँ का वेंटिलेशन हो, मतलब हवा आपका आनी चाहिए, बहुत जरूरी है, हवादार होना चाहिए। हवादार अच्छा कमरा हो तो वहां आप कर सकते हैं इस प्रकार का। और दिन में इसे भी कभी भी कर सकते हैं? शाम के टाइम आप कर सकते हैं, बस आपका खाली पेट होना चाहिए। बहुत से लोग जो दफ्तर में पूरे दिन काम करके तनाव में रहते हैं, थक जाते हैं, वो भी कर सकते हैं? हाँ, वो भी कर सकते हैं। 5-5 मिनट का ब्रेक निकाल के तनाव कम होगा इससे होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से लौटेंगे आपके पास, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक महत्वपूर्ण बात डॉक्टर ऋषि आपसे ये समझना चाहेंगे, ये जो बात डॉक्टर राजेश सागर ने मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड की जो बात कही थी, क्या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जिसको मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड मिल जाए तो उसे कोई मानसिक रोग होने से बचाया जा सकता है? बिल्कुल। कई बार क्या होता है कि हम उसको साइकियाट्रिक इलनेस नहीं बोलते हैं, बल्कि सब सिंड्रोमल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बोलते हैं, जो कि अभी सिंड्रोमल नहीं है। तनाव की वजह से आप रोज के जीवन में कुछ परेशानियों को महसूस कर रहे हैं, यानी कि आप कामकाज थोड़ा उतना इफेक्टिवली नहीं कर पा रहे, परेशान हैं, चिड़चिड़े हैं। तो वहां पर अगर टाइम पर, समय पर साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड मिले तो ऐसा देखा गया है कि सिर्फ काउंसलिंग और साइकोथेरेपी के जरिए ही, बिना मेडिसिन खाए भी आप पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं, अगर बीमारी उतनी गंभीरता तक नहीं पहुंची है। डॉक्टर राजेश सागर, एक बात बताइए, आप सभी लोग ये कह रहे हैं कि आप स्वयं अगर ऐसे किसी व्यक्ति को देखें तो आगे बढ़ें और मदद करें, लेकिन बहुत से कई बार हालात ऐसे होंगे कि व्यक्ति चिड़चिड़ा है, गुस्से में है, वो आपसे बात ही नहीं करना चाहता, तो फिर ऐसे में क्या करें? फिर हम स्वयं मदद तो नहीं दे पा रहे, तो क्या हम मदद किसी और के जरिए दिलवाएं? क्या करें हम? नहीं, बिल्कुल ऐसा अक्सर ऐसा होता है। तो देखिए, उस स्थिति में ये जरूर कहना ये जरूरी है कि परिवार का बहुत बड़ा रोल है। परिवार, आपके फ्रेंड्स, और वो बातचीत, जैसे मैंने पहले कहा, सुनना है और उसको कंफर्ट देना है, उसको बताना है कि ये समस्या, यहाँ पे आप जाकर आप इलाज करा सकते हैं, और एक कोशिश को रखना है। और अगर नहीं है तो एक जो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सबके जैसे एक डॉक्टर्स होते हैं जहाँ पे हम दिखाते हैं, चिकित्सा लेते हैं, तो वो डॉक्टर भी सक्षम है। आप, क्योंकि हो सकता है किसी व्यक्ति की बात दोस्त की या परिवार की नहीं मान रहा, तो कोई इंपॉर्टेंट मेंबर, जैसे हम अक्सर कहते हैं फैमिली को, भाई ये किसकी बात मानता है, किसकी बात सुनता है, तो घर में
कोई व्यक्ति होता है, जैसे दादा हुए या नाना हुए, तो ये अक्सर हम इंटरेक्ट करते हैं कि कभी कभी परिवार बहुत परेशान होता है, वो जो है मरीज आ नहीं पाता, तो हम कहते हैं किसकी बात मानता है, तो आप उससे बात कराइए और उसके बाद वो इंपॉर्टेंट है, वो उसकी बात वो मान सकता है। अच्छा, ये तो बात होगी सामान्य स्थिति की। कई बार हम लोगों ने देखा है गांव में, मोहल्लों में, बस्तियों में ऐसा भी होता है कि आप, अभी तो हम बात करें सिर्फ एक व्यक्ति की, कई बार पूरे परिवार के सदस्य बड़े आक्रामक होते हैं, तो फिर वहां हम कैसे समझाएं? वो इतने आक्रामक, गुस्सैल हैं, पता चला कि हर बात पे लड़ जाएंगे, कुछ हो जाएगा। क्या इनको भी फर्स्ट एड की जरूरत होगी परिवार के स्तर पे? नहीं, ऐसा हो सकता है, तो इसलिए जरूरी है कि हाँ, नहीं हो सकता है, क्योंकि फिर जानना होगा अगर एक व्यक्ति से ज्यादा है परिवार, तो हो सकता है वो कारण क्या है, क्या फैक्टर्स हैं, किस वजह से परेशान है या कुछ और उनको परेशानी है। तो वही है कि बातचीत के जरिए ही पता लग सकता है कि क्या ऐसी बात है, किस बात को, कि हो सकता है कोई रंजिश है, कोई परेशानी है किसी बात को। मतलब देखिए, अल्टीमेटली स्ट्रेस जो शब्द है बहुत ब्रॉड शब्द है और उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो स्ट्रेस हो सकता है, तो वो बातचीत के जरिए ही पता लग सकता है। और कहने का मतलब अगर इवन किसी गांव में है तो हो सकता है सरपंच है, किसी की बात मानते हो, तो एक मतलब कहने का मतलब है कि हमें ये, जैसे अब मैं उसका उदाहरण ऐसे देता हूं कि जैसे कोई व्यक्ति सड़क पे है, एक्सीडेंट हो गया, तो हम उसे छोड़ नहीं देते, हम कहते हैं उसके पास जाते हैं उसकी हेल्प करने के लिए। उसी प्रकार से जो मेंटल हेल्थ से जो प्रॉब्लम है, तो हमें उसको अप्रोच करना है और कोशिश करनी है, कम से कम अगर सक्सेस मिले या ना मिले, कोशिश करें कि उसको एक हेल्प दें, मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड दें, और हो सकता है कामयाबी मिले और उसको एक अस्पताल तक या उसको हेल्प तक उसको पहचाएं, तो कम से कम आपका काम, हम कहते हैं, आधे से ज्यादा पूरा हो तो गया। कारण जानकर सही इलाज मिल पाए, ये बेहतर होगा। डॉक्टर निमेश देसाई, ये तो वो स्थिति हुई जहां पर समस्या हो गई है। अब इससे एक कदम पहले चलते हैं। क्या कोई ऐसे वल्नरेबल ग्रुप्स हैं जिनको व्यक्ति खुद जान ले कि शायद मैं सेंसिटिव हूँ, या परिवार के लोगों को पता हो कि समस्या हो सकती है या समस्या की शुरुआत हो सकती है? तो अब बात आ रही है कि जो पूरा एनवायरनमेंट है उसको ऐसा बना दिया जाए कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स न हो। कैसे आइडेंटिफाई? क्या बढ़िया बात कही आपने। मैं शुरू से सोच रहा हूं कि हम सब ने या तो अपने हाथों से इस्तेमाल किया है या कम से कम इस्तेमाल होते देखा है। एक सरल सा इंस्ट्रूमेंट है प्रेशर कुकर जी। तो रसोई में जो प्रेशर कुकर इस्तेमाल किया जाता है उसमें भाप निकलती रहती है, सेफ्टी वाल्व होता है, लेकिन अगर वो सेफ्टी वाल्व ठीक ना फंक्शन करे तो फटेगा। बदनसीबी की और गहरे सोच की बात यह है कि आज का मानव समाज एक प्रेशर कुकर की तरह बन के रह गया। व्यक्ति विशेष हो, परिवार हो, छोटा समूह हो, मोहल्ला हो या कोई राज्य या शहर हो, और महानगरों की तो बात ही क्या करें। प्रेशर कुकर की सबसे बड़ी एग्जांपल दिल्ली, बंबई, कलकत्ता जैसे महानगर हैं, जहां जैसे आप कह रहे हो अलग अलग रूप में ये दिखता है। तो क्या हम ओवरऑल माहौल पॉजिटिव बना सकते हैं? मुझे अक्सर विचार आता है कि बदलते हुए वक्त के साथ बहुत कुछ चीजें बदलती है, अच्छे और कुछ ना अच्छे दिशाओं में जी। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? मे आई हेल्प यू बोर्ड भारतवर्ष में 50 साल पहले करीब करीब कहीं नहीं देखा जाता था। आज हर जगह आप पाएंगे, औपचारिक और अनौपचारिक जगहों पे मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। वो सिर्फ बोर्ड न बन जाए, वो न सिर्फ एक रिचुअल न बन जाए, जैसे डॉक्टर राजेश सागर ने बहुत अच्छे से 2 बार बताया। क्या हम सीमाओं में रह के, बाउंड्रीज की जरूरत है, जो हमारी कार्य दक्षता है उससे बाहर भी हम ना जाएं। जो संजीव जी बात पूछ रहे थे कि अगर कोई सच में गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति है या हिंसात्मक हो सकता है तो सावधानी बरतना आवश्यक है, लेकिन उन सीमाओं में रह के जो कदम और जो स्टेप्स बताए डॉक्टर राजेश सागर ने, क्या हम दिल से ये कोशिश कर सकते हैं एक दूसरे की मदद करने की? पॉजिटिविटी बढ़ती है, जैसे योगाचार्य मुझे विश्वास से सहमत होंगे, बहुत सारे योग गुरु कोशिश करते हैं कि पॉजिटिविटी बढ़े माइक्रो और मैक्रो लेवल दोनों पे। तो जरूरत हमें ये है। मैं बिना कह रह नहीं सकता, साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड की बात सबसे पहले शुरू हुई थी डिजास्टर और कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस में जी। 25-30 साल पहले। बदनसीबी से एक बार फिर कहें, मानव समाज की सिचुएशन ये हो गई कि आज पूरे समाज को साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड की बात करना लाजमी हो गया। तो हमें सावधान हो जाना बहुत जरूरी है। अलग अलग स्तर पे जो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति हैं उनको पहचाना जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए इलाज के लिए जाने के लिए। जो मानसिक बीमारी की तरफ अग्रसर है उनकी कोशिश की जाए बीमारी ना हो, अगर बीमारी हो तो उनका जल्दी से इलाज हो। जो दोनों वर्गों में नहीं है,
जो हम लोग अपने आप को सब मानना चाहते हैं कि मानसिक रूप से बीमार नहीं है, उनकी मदद की जाए मानसिकता में साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड से। बहुत जरूरी है कि सकारात्मकता बढ़े। और ये भी सच है कि पिछले कुछ दशकों में, पिछले कुछ समय में हमारे धैर्य में, बर्दाश्त में बड़ी कमी आई है। सुनकर पहले बार तो बड़ा आश्चर्य हुआ था, लेकिन अब तो वो सिर्फ एक खबर बन जाती है हम सब के लिए। हम बहुत हैरान भी नहीं होते। छुट्टे पैसे ना मिले इसके लिए लोग हत्या कर देते हैं, मनपसंद फ्लेवर की आइसक्रीम ना मिले इसके लिए, ड्रिंक ना मिले इसके लिए, गाड़ी पार्क करने पर, ओवरटेकिंग पर, ये सब हो रहा है। इस सब को दुरुस्त करने की जरूरत है, जिसमें योग का बड़ा रोल यानी भूमिका हो सकती है। योगाचार्य से हम वो भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे एक दर्शक हैं लखनऊ से, अनुराग मिश्रा जी। अनुराग जी, बहुत स्वागत। क्या जानना चाहते हैं? सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे किसी के कुछ लक्षण पहले के दिख रहे हैं, जो मेंटल डिसऑर्डर या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, फर्स्ट लेवल पे हैं, तो उनको हम आइडेंटिफाई हो गया, उसके बाद हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? अगर हम साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाना चाह रहे हैं तो वो जाना नहीं चाह रहे हैं कि मैं क्या पागल हूँ, जी जी, मुझे कोई पागलपन का वो तो नहीं दौरा पड़ रहा है जी, लेकिन कुछ परेशानियां हैं, जैसे किसी ने छोटी बात बोल दी, अब उसको बार बार घुमाते रहना दिमाग में और सोचते रहना उसने ऐसा क्यों बोला, मतलब इस तरह की छोटी छोटी। जी जी अनुराग जी, हम समझ गए आपकी बात। तो उनको अब प्राइवेट में अगर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाए, बिल्कुल ठीक है। तो अगर किसी को समस्या है डॉक्टर राजेश सागर, तो उसे कैसे लेके जाएं? वो तो शुरुआती अवस्था में तैयार ही नहीं होता, वो कहता मैं क्या कोई पागल हूँ। नहीं, ये बात जरूरी है अनुराग जी को बताने की। और उसके अलावा भी बहुत लोग होंगे शायद जो देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, कि अक्सर ऐसा होता है कि जो व्यक्ति को प्रॉब्लम है, मानसिक रोग है या जो समस्या से ग्रसित है, तो उसको अपने आप नहीं लगता कि मैं इसकी बीमारी है मुझे, जिसको हम लैक ऑफ इंसाइट कहते हैं, जो कि जिसको फिजिकल प्रॉब्लम है उसको ये नहीं होता है, उसको मालूम है दर्द है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। तो ये प्रॉब्लम आम है और ये समस्या है, और इसीलिए इसका चैलेंज बहुत ज्यादा है और इसको समझना जरूर, लेकिन इससे निदान पाया जा सकता है। देखिए, अगर वो मना कर रहा है, आप उससे बातचीत करें, इसलिए हमने चर्चा कर रहे थे कि परिवार के लोगों से बात करें, वो समझा सकते हैं, और अगर नहीं है तो फैमिली डॉक्टर हैं, उनसे बात कर सकते हैं। तो कोशिश जारी रखें, और वो उनके ऊपर है कि अगर आसपास जो भी आप कोशिश करें कि आसपास की अपनी जगह पे ही इसका ले जाने की कोशिश करें। और काफी सारी चीजें जो है अक्सर हम भूल जाते हैं कि एक बार हमने प्रयत्न किया और भूल गए, लेकिन उसको करते रहना है, और कहीं ना कहीं उसको लगेगा कि हाँ मुझे जाना है, सलाह लेनी है। और ये चीज देखिए मानसिक रोग के लिए नहीं है, बाकी बीमारी के लिए भी है। उसमें भी ऐसा लगता है कि पहले हम डॉक्टर पर नहीं जाते, जब चीजें हाथ से बढ़ जाती हैं तब हम जाते हैं, फिर कहते हैं आप पहले क्यों नहीं हमको लेकर आए। तो कोशिश जारी रखिए और उसको एक सकारात्मक सोच रखिए, और करने से आप बिल्कुल सही वक्त पर बहुत जरूरत है कि प्रयास करें और ये मानकर ना बैठ जाएं कि व्यक्ति जा नहीं रहा है विशेषज्ञ के पास, क्योंकि विशेषज्ञ के पास पहुंचेंगे तभी होगी समस्या की पहचान और तभी मिलेगा सही इलाज। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, ये चर्चा जारी रहेगी एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। मानसिक स्वास्थ्य को कैसे बेहतर किया जा सकता है, ये विशेषज्ञों से आज हम जान रहे हैं, और टोटल हेल्थ में ये समय है सेगमेंट हेल्थ पहेली का। एपिसोड 643 में हमने आपसे पूछा था कि हृदय रोग के विषय में इनमें से कौन सा कथन गलत है। 3 ऑप्शंस आपके पास थे। सही जवाब है ऑप्शन सी, हृदय रोग सिर्फ वृद्धावस्था में ही हो सकता है। ये गलत धारणा है। कौन बने हैं इस पहेली के लकी विजेता, ये भी जानेंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या सवाल है आज की हेल्थ पहेली में। आपको बताना है कि मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए इनमें से कौन सा कारक उचित नहीं है। ऑप्शन ए, नियमित व्यायाम और पौष्टिक आहार। ऑप्शन बी, अपनी रुचि के कार्य करना और खुश रहना। ऑप्शन सी, अत्यधिक तनाव, या फिर ऑप्शन डी, अपनी समस्या मित्र या परिवार के सदस्यों से बांटना। आप अपने जवाब हमें 2 हफ्तों तक भेज सकते हैं।
हमारा पता है टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज, रूम नंबर 505, टावर बी, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001, या ईमेल कर सकते हैं totalhealthddnews@gmail.com पर। तो आप भी लिख भेजिए हमें इस पहेली का सही जवाब और शामिल हो जाइए हमारे हेल्थ क्विज कॉन्टेस्ट में। कौन बने हैं एपिसोड 643 के लकी विनर, ये बताने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर निमेश देसाई से, जिनके सामने हमने रख दी हैं सारी करेक्ट एंट्रीज जो आपसे मिली हैं। डॉक्टर देसाई, इन करेक्ट एंट्रीज में से आज के एक लकी विनर का नाम आप अपना रिव्यूअर्स को बताएं प्लीज। आज के लकी विनर है रविंदर जी, ये है हरियाणा से। रविंदर जी को बहुत बधाई। और अब हम शुरू करते हैं रैपिड फायर, यानी छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर ऋषि आपको, क्या दुखों के साथ यानी दुखों के बावजूद खुश रहा जा सकता है? बिल्कुल, दुखों के बावजूद भी हम अपने को खुश रखना सीख सकते हैं, जैसे कि अपने रेजिलियंस को बढ़ाकर और अपनी कोपिंग को बढ़ाकर, बर्दाश्त का मादा बढ़ाना और अपनी कोपिंग को बढ़ाना। होता क्या है कि अक्सर तनाव के टाइम में हम लोग अपनी अनहेल्दी कोपिंग स्ट्रेटजीज को अपना लेते हैं जी, जैसे कि स्मोक करना, ड्रिंक करना, ज्यादा सोना, काम को टालना वगैरह वगैरह। तो उसमें बहुत जरूरी है कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। जी ठीक। डॉक्टर राजेश सागर, खुश रहने वाले, हंसने वाले तनाव और डिप्रेशन से हमेशा दूर रहते हैं। हमेशा तो नहीं कहूंगा, बट ज्यादातर दूर रहेंगे। और खुश रहना बहुत जरूरी है। हंसना अपने आप नहीं, दूसरों को भी हंसाना, उनके साथ खुश रहना, ये जरूरी है। डॉक्टर निमेश देसाई, अगर सुख क्षणिक होता है तो क्या दुख भी क्षणिक ही होता है? दुख और सुख दोनों भावनाओं की और नजरिए की बात है। और जैसे आपने पहले पूछा, दुख के कारण खुश रहा जा सके तो और अच्छा है जी। डॉक्टर ऋषि, साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड क्या है? दो शब्दों में मैं दो चीजों को एम्फेसिस देना चाहूंगी। एक तो वार्तालाप, जो कि पीड़ित है वो अपनी बात को एक्सप्रेस करे, शेयर करे, और सामने वाले या समाज का फर्ज बनता है कि हम उसको, उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें, जिसको कि हम एक रिफ्लेक्टिव और एम्पैथेटिक लिसनिंग भी बोलते हैं जी। डॉक्टर राजेश सागर, साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड सिर्फ प्रोफेशनल्स ही दे सकते हैं क्या? नहीं, ये खास बात है। जैसे हम प्राथमिक चिकित्सा देते हैं, फर्स्ट एड कोई भी दे सकता है, तो उसी प्रकार से कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो टीचर्स हों या जो अस्पताल में हो या जो भी आम नागरिक जो लगता है, वो सब दे सकते हैं। और इसी की ये खास बात है। डॉक्टर देसाई, साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड की जरूरत किसे होगी? क्या सिर्फ कोई खास घटना होने पर या किसी खास व्यक्ति को ही? हम में से किसी भी व्यक्ति को अलग अलग मौकों पे साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड की जरूरत हो सकती है, बल्कि मैं कहूंगा होती है जी। ठीक। डॉक्टर ऋषि, क्या साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड में दवा भी दी जा सकती है? नहीं, साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड सिर्फ साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड ही होती है, मेडिसिन इज नॉट इंक्लूडेड। डॉक्टर राजेश सागर, अपनी कोई भी समस्या या मुश्किल बांटने के लिए सही व्यक्ति कैसे चुने? नहीं, बहुत सही। इसको कहने के लिए थोड़ा सा विस्तार में ये कहूंगा कि सही व्यक्ति तो आसपास ही होता है, ये हमारी समझ है। और जो व्यक्ति आपकी मदद करे वही सही व्यक्ति है। आप उसको सही शब्द जो सही वक्त पे अवेलेबल है वही इंपॉर्टेंट है। और वो कोई भी हो सकता है, हम में से कोई भी हो सकता है, ये जरूरी है। जो आपकी बात सुन सके, आपको लिंक कर सके और आपको समझ सके। डॉक्टर देसाई, साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड में ये कैसे पहचाने कि अब इसके बाद प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है? अगर सुसाइडल आइडियाज हो, अगर हिंसात्मक बर्ताव की संभावना हो, अगर व्यक्ति बिल्कुल अनकोऑपरेटिव है, आपकी कोशिश के बावजूद अगर वार्तालाप असंभव सा लगे। ठीक। डॉक्टर ऋषि, मानसिक रोग किसे कहा जाएगा? जबकि लगे कि हमारे व्यवहार में कोई परिवर्तन आ रहा है, या हमारी भावनाओं में कोई परिवर्तन है, हमारे वार्तालाप में कोई परिवर्तन है, और जिस परिवर्तन की वजह से हमारे डेली रूटीन, हमारे कामकाज पर इम्पैक्ट पड़े, हमारे रिलेशनशिप्स पे इम्पैक्ट पड़े, और हम इस समाज में हमें कोऑपरेट करने में, एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो, तब हम कहते हैं कि ये एक मानसिक रोग हो सकता है। डॉक्टर राजेश सागर, क्या मानसिक रोग गंभीर भी होते हैं?
नहीं, बिल्कुल होते हैं और ये मान के चलना है, गंभीर हो सकते हैं, जैसे हमने देखा कुछ इंसिडेंट आत्महत्या के होते हैं, वायलेंस के हो सकते हैं। लेकिन ये बताना जरूरी है कि जो व्यक्ति वायलेंट है, जरूरी नहीं कि मानसिक रोग हो, और ये भी जरूरी है बताना कि ये ना सोचे कि हर व्यक्ति जो मानसिक रोगी है वो वायलेंट होता है। और WHO तो कहता है कि नॉर्मल व्यक्ति ज्यादा वायलेंट होते हैं, तो उनसे दूर ना रहें, उनको सहायता दें। जी, क्या कारण हो सकते हैं डॉक्टर देसाई मानसिक रोग के? अनुवांशिक या बायोलॉजिकल जेनेटिक कारण होते हैं जो गंभीर मानसिक बीमारियां हैं, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, और जो डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी आम बीमारियां हैं उनके कारण है समाज में, हमारी जीवन शैली में बदलती हुई संस्कृति। जी। और अब हम चाहेंगे कि आप लोग इस राउंड में अपने संदेश भी जो आप इसमें जोड़ना चाहें वो भी आप जोड़ दें। डॉक्टर ऋषि, मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए अगर टिप्स देने की बात हो तो वो क्या टिप्स होंगे? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जो हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, जो हमारी अनहेल्दी कोपिंग है, हम उसको दूर करें। जैसे कि अगर तनाव में है तो बहुत देर देर तक टीवी के आगे बैठे रहना, जैसा कि मैंने अभी बोला, ड्रिंक करना, कामों को टालना वगैरह वगैरह। और हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे अपनाएं, उसके लिए जरूरी है कि हम समाज से जुड़ें, अपने दोस्तों से जुड़ें, अपनी बातों को शेयर करें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, साउंड स्लीप फॉर 6 to 8 आवर, बैलेंस डाइट और टाइम मैनेजमेंट, डेली रूटीन को फॉलो करें, अपने लिए थोड़ा समय निकालें रिलैक्सेशन के लिए और रिक्रिएशन के लिए। जी। डॉक्टर राजेश सागर, मानसिक समस्याओं के इलाज में कौन सी बातों का ध्यान रखना जरूरी है? दवाओं के साइड इफेक्ट्स, कोई ऐसी बात जो आप बताना चाहेंगे, और साथ ही संदेश क्या देना चाहते हैं? देखिए, क्योंकि चर्चा नहीं की है ज्यादा इलाज के बारे में, लेकिन ये जरूर बताना चाहेंगे कि चाहे हमने कितनी भी प्रॉब्लम्स का डिस्कस किया है, लेकिन ये बताना बहुत जरूरी है कि हर चीज का इलाज है। और ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि इसका इलाज नहीं हो सकता और जीवन भर दवा चलती है, ऐसा नहीं है। इसका सक्षम इलाज है और हमारे देश में हर प्रकार की दवा मौजूद है जो हर विदेशों में होती है, तो पूरा इलाज सक्षम है, व्यक्ति को सिर्फ आना है। और दवाओं में ये ना सोचें कि गर्म दवा है, इसके बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। हम यही कहेंगे कि कोई भी दवा है अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें, जैसा डॉक्टर कहें आप वो करें। और कुछ दवाइयां जो है उसकी आदत बन जाती है, इसलिए जरूरी है कि अपने डॉक्टर के टच में रहना बहुत जरूरी है। तो दवाओं को लेके बहुत भ्रांतियां हैं और ये जरूरी है समझना कि सबका इलाज है। जहां तक संदेश की बात कही है, चूंकि हम ज्यादा चर्चा नहीं कर पाए, एक जो थीम है जो डिग्निटी इन मेंटल हेल्थ, डिग्निटी के बारे में, तो हम सबका फर्ज बनता है समाज में कि जो भी व्यक्ति जिसको मानसिक परेशानी है या जो व्यक्ति मानसिक पीड़ित है, उन सबको हमारा फर्ज है कि उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें और उनकी जो सोच है, हम जो एटीट्यूड, देखिए सिम्टम इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर हमें अपने एटीट्यूड को बदलना होगा और जो उनके राइट्स हैं उसके लिए हमें लड़ें। और ये ज्यादा जरूरी है। हम चाहते हैं पूरे समाज में कि कैसे उसके प्रति एक रवैया एक अच्छा होना चाहिए। जी डॉक्टर राजेश सागर, यही बात हमने रैपिड फायर के आखिरी हिस्से के लिए रखी हुई थी। जो डॉक्टर निमेश देसाई, यही बात आपसे हम जानना चाहेंगे विस्तार से कि मानसिक रोगियों का सम्मान और उनके मानवाधिकारों के प्रति समाज का जो नजरिया है, हमारा जो नजरिया है, उसे बदला कैसे जा सकता है? विश्व समाज के लिए, हम सब के लिए निजी रूप से और सामाजिक रूप से जरूरी है मानसिकता के बारे में अपने एहसास को बदलना। अगर हम मानसिक रोगी को पागल समझते हैं, अगर मानसिक रोगी को हम तिरस्कृत करते हैं, तो हम इंसान को, मानव को तिरस्कृत कर रहे हैं। जी। तो जरूरी यह है कि हमारा नजरिया बदले। मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति से लेकर कोई टेम्परेरी मानसिक तकलीफ में हो, जिसको भी हो, लेकिन यह आवश्यक है कि हम हमारी पॉजिटिव एटीट्यूड रखें हर मानसिक एहसास के बारे में। जी राजेश जी, अंत में क्या एक लाइन में अगर बताया जाए कि मानसिक स्वास्थ्य कैसे बना रहे? देखिए, आप डॉक्टरों के पास तो जाइए आइए, मेडिकली तो आप ट्रीटमेंट कराइए, साथ साथ अपनी योग साधना भी कीजिए। योग साधना करने से आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। जी, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए यहाँ बैठे सभी विशेषज्ञों का। तो जरूरत है कि पहचान हो किसी रोग की, और बेहतर ये होगा कि मानसिक समस्याओं से बच सकें। इसके लिए साथ दीजिए, एक दूसरे का सहयोग करें और बातचीत का सिलसिला जारी रखिए, क्योंकि बातचीत से बहुत सी समस्याएं समाधान हो जाता है उनका और दूर भी हो जाती हैं। जिंदगी में तनाव को दूर रखिए, अपनी मुश्किलों को हल करने के लिए मदद लीजिए। सबसे बड़ी चीज ये है कि योग करिए, प्राणायाम करिए, ध्यान करिए और जरूरत में कोई हो तो उसकी मदद करिए। फिर सीमाब के इस शेर की तरह नहीं कहना पड़ेगा कि कोई उलझन का दीवाना, कोई मतलब का दीवाना, ये दुनिया सिर्फ
दीवानों का घर मालूम होती है। बहुत धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।